गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मेघना। आज है 11 जनवरी और हम डिस्कस करने वाले हैं आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कि करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से आपके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स के लिए कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस के आंसर्स पे आप अपने आंसर्स को इंप्रेसिव बनाने के लिए किस तरीके का डेटा कोट कर सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी इस करंट अफेयर्स वाले टॉपिक से रिलेटेबल थ्योरी हैं या फिर उससे जुड़े हुए कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अगर आपको करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होने के बाद से हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, तो अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस का रिक्वायरमेंट है तो आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज की, आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज का रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हमारी पहली न्यूज है गुजरात में हो रहे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने कल इसका इनॉग्रेशन किया और यहाँ पे बोला गया कि इंडिया इज सीन एज अ क्रूशियल पिलर, इंडिया इज सीन एज अ क्रूशियल पिलर ऑफ स्टेबिलिटी amid global uncertainties, सेज मोदी। कल इसका इनॉग्रेशन किया गया। अब ये 12 से 14 जनवरी तक चलने वाला है, 3 दिनों का, मतलब अभी जो 10 से 12 जनवरी तक चलने वाला है, 3 दिनों का ये समिट रहेगा। अब इसमें बोला गया कि इंडिया इमर्ज हो रहा है एज अ न्यू रे ऑफ होप एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। ठीक है, और यहाँ पर वर्ल्ड में भी इंडिया को लेकर जो आउटलुक था वो चेंज हो चुका है और वर्ल्ड में इंडिया जो एक इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी माना जाने लगा है अब। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं। ग्लोबल साउथ जो कि एक इंपॉर्टेंट इंजन है ग्रोथ का ग्लोबल इकोनॉमी में, उससे रिलेटेड यहाँ पे टैलेंटेड यूथ है। ठीक है, ये सारी चीजें बोली गई हैं समिट में। तो अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या बनाया कि इंडिया वुड बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अभी जो इंडिया है वो क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर हम देखें तो इंडिया इज करेंटली द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और उसके पहले जो 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो कौन कौन सी है, यूएस आता है सबसे टॉप पर, उसके बाद से यूएस के बाद आएगा आपका चाइना, चाइना के बाद से आता है आपका जर्मनी, और जर्मनी के बाद आता है आपका जापान। तो इन चारों के बाद इंडिया का जो नंबरिंग है अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो 2030 तक इंडिया का टारगेट है, इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। ठीक है, और ये जो 25 साल का, अगले 25 साल का पीरियड होने वाला है वो इंडिया के लिए गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। हमारे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए कि यहाँ पे जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है इसका कौन सा एडिशन है, 10th एडिशन है, 10वां संस्करण है इस बार। इसका लोकेशन कहाँ पर है, जहां पर ये हो रहा है, गांधीनगर गुजरात, जो कि गुजरात का कैपिटल है। और इस बार का जो थीम है वो है गेटवे टू द फ्यूचर, भविष्य के लिए प्रवेश द्वार। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जानना। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो अब एक नया डील साइन हुआ है। जो टैब्लू का रिप्रेजेंटेशन होता है हर साल रिपब्लिक डे परेड पे, तो हर साल 26 जनवरी जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो रिपब्लिक डे जो परेड होता है उसमें अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनका टैब्लू रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, कुछ झांकियां निकलती हैं हर एक देशों के लिए, कुछ स्टेट्स के लिए, तो वो स्पेसिफिक होता है। अब यहाँ पर एक लड़ाई हो जाती थी कि कुछ स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, कुछ स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तो अब इस नई डील के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट को अपना टैब्लू रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा 3 साल में एक बार। ठीक है, तो ईच स्टेट कैन फाइंड टैब्लू वंस इन 3 इयर्स। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप स्टेट्स को। 28 स्टेट्स ने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया है कि उसमें एक नया रोटेशन प्लान होगा जहां पर हर एक स्टेट, हर एक राज्य को मौका दिया जाएगा। तो इससे जो इनइक्वालिटी या नॉन इंक्लूजन की प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक, अब अंडर एन एग्रीमेंट नाउ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी विद इन 3 इयर्स। एंड ये काफी अच्छी चीज की गई है ताकि सबको रिप्रेजेंटेशन मिले और किसी में इनइक्वालिटी की भावना ना उत्पन्न हो। इस चीज को करने के लिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जो 15 स्टेट सिलेक्ट हुए हैं वो एमपी भी है उसमें इंक्लूडेड, जो इस बार का टैब्लू रिप्रेजेंटेशन है। तो हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट जो एमपी से लोग हैं, जैसे 4 साल बाद मध्य प्रदेश की झांकी नजर आएगी। अब ये टाइम जो है अब से वो 3 साल हो जाएगा कि 3 साल में एक बार तो हमें मौका मिलेगा। ठीक है, ये झांकी भोपाल के 12 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। अब जो सेंटर है उसने 2 थीम्स दी थी कि 2 थीम्स में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो टैब्लू है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी। तो थीम्स जो थी, एक था विकसित भारत
और दूसरा था मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें से जो एमपी है उसने विकसित भारत थीम को चूज किया है, जिसमें वो नारी सशक्तिकरण को दिखाया जाएगा उसके तहत, और विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, प्रदेश की इस बार की झांकी का सब्जेक्ट विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी रहेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्रदेश की ऐसी महिलाओं को दिखाया जाएगा जिन्होंने अपने काम से देश भर में अच्छी खासी पहचान बनाई है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन है जिनका रिप्रेजेंटेशन इस झांकी में किया जाएगा। तो पहला है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जो अकेले फाइटर जेट उड़ाने वाली देश की पहली महिला बनी है, और वो कहाँ से बिलोंग करती है? रीवा से बिलोंग करती है। इन्होंने गुजरात के जामनगर में एयरबस से रूस में बने मिग 21 में उड़ान भरी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आपने सुना होगा लहरी बाई का नाम। तो जो लहरी बाई हैं इनको मिलेट्स क्वीन भी कहा जाता है। ये कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये है ढिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उनके पास मोटे अनाज यानी जो मिलेट्स होते हैं आपके, जो कि अभी बहुत सारी थालियों में नहीं पाए जाते हैं या फिर खेतों से भी गायब हो चुके हैं, उनका काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। इन्होंने बीज बैंक भी बनाया है, इसलिए इनको मिलेट्स क्वीन के नाम से जाना जाता है। फिर थर्ड है भूरीबाई। अब भूरीबाई किससे जुड़ी हुई है? तो गोंड पेंटिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, भूरीबाई के जीवन से जुड़ी जानकारी और गोंड पेंटिंग से प्रदेश की संस्कृति को दिखाती हुई महिलाएं यहाँ पे रहेंगी। फिर स्व सहायता समूह यानी कि आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि विमेन्स के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे। चंदेरी महेश्वरी और बाग प्रिंट साड़ियों की जो बुनकर महिलाएं हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगी। फिर फिफ्थ है आपका मटकी नृत्य। मटकी जो डांस होता है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है, और इसमें उज्जैन के कुछ कलाकार होंगे जो सिर पर मटकी को संतुलित करके नृत्य करते हुए दिखाई देंगे। ये भी जो है वो महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट एक थीम है जिसको फोकस किया जा रहा है, सेल्फ रिलायंट वुमेन्स पे फोकस किया जा रहा है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो स्पेसिफिक हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर 2022 में क्वेश्चन आया था कि जो आनंद सिंह श्याम है और धनैया बाई हैं, ये आर्टिस्ट हैं, कौन से फॉलोइंग आर्ट से रिलेटेड है? जैसे अभी हमने भूरी बाई के बारे में पढ़ा, तो ये किस आर्ट से रिलेटेड है? ये पूछा गया था। ढोकरा आर्ट, गोंड पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग या फिर गार्डन पेंटिंग, है ना? तो ये किससे रिलेटेड थी? गोंड पेंटिंग से रिलेटेड थी। ठीक है, ये दोनों ही पर्सनैलिटीज किससे रिलेटेड है? गोंड पेंटिंग से। तो ऐसी न्यूज पर आपको फोकस करना है, सिर्फ नाम पे फोकस नहीं करना, एक्चुअली में वो किस आर्ट से रिलेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। और जैसे यहाँ पर भूरी बाई को पद्मश्री भी दिया गया था, तो इसलिए न्यूज पे था। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो आफ्टर रिकॉर्ड नियरली 1100 NGOs गॉट FCRA नोट इन 2023, 30 गेट क्लियरेंस इन जनवरी। अभी पिछले साल 1100, लगभग 1100 NGOs जो है उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग नॉड मिला था कि वो ऑपरेट कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस बार अभी जनवरी में 30 को अब तक क्लियरेंस मिल चुका है। तो जो दो उनको मिला है, जैसे ताइवान हेडक्वार्टर बुद्धिस्ट रिलीजियस ट्रस्ट को मिला है और फो गुआंग शान कल्चरल एंड एजुकेशन सेंटर को मिला है। इसमें रजिस्ट्रेशन मिल चुका है एज अ रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड सोशल पर्पस। तो जब यहाँ पर एनजीओज को रजिस्ट्रेशन मिलता है तो उनके कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे एजुकेशन के लिए काम कर रही है, वेलफेयर वर्क है, चिल्ड्रन से रिलेटेड काम है, तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पर। अब यहाँ पे तो मिल चुका है, इन दोनों को रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इस बार 30 को मिला है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो रजिस्ट्रेशन होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत, वो मैंडेटरी होता है। अगर किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को ऑपरेट करना है इंडिया में, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो फॉरेन फंडिंग रिसीव करे। तो फॉरेन जो फंडिंग होती है, अगर उनको रिसीव करना है बाहर से फंडिंग, तो उसके लिए इस पर FCRA एक्ट के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी जो 2022 था उसमें इतने 6000 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए थे। तो इसमें जो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना, इसके अंडर में 5 इयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। हर 5 साल में आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज हैं, इनको ये रजिस्ट्रेशन हर 5 साल पे रिन्यू करवाना पड़ता है। और सपोज आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला है 6 महीने के अंदर, है ना, अगले 6 महीने ही बचे हैं 5 साल होने में, तो इस 6 महीने के अंदर, लास्ट के 6 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया मतलब नया अप्लाई करना पड़ता है, न्यू एप्लीकेशन देना पड़ता है कि अब आप अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना चाहते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका पॉलिटी वाला टॉपिक है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर बनाते हैं, मतलब एक समूह रहेगा जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स या फिर बहुत सारे अदर चीजों के लिए भी काम कर सकता है।
ठीक है। तो अन्य एनजीओ लोगों, जानवरों, मानव अधिकारों और कई अन्य चीजों के कल्याण के लिए व्यक्तियों के एक समूह द्वारा गठित एक संगठन है। ठीक, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, गैर लाभकारी होती है, जहां पर वॉलंटियर्स अपनी इच्छा से वर्क करेंगे, हेल्प अचीव द ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर गोल। ठीक, अब इसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, संविधान से जुड़े हुए कुछ इस पे प्रोविजंस दिए गए हुए हैं। तो आर्टिकल 19 जो कि आपका राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है, राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर 6 सब आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे 19(1) का सी बात करता है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन से। आर्टिकल 43 जो कि आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, उसमें बात की गई है कि जो स्टेट है हैविंग एन एंडीवर टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स इन रूरल एरियाज, स्टेट को यहाँ पर कोशिश करनी है कि वो कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करे रूरल एरियाज पर, कहीं पर भी प्रमोट कर सकता है। और जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती जो लिस्ट है आपकी, उसमें भी समवर्ती सूची में एंट्री 28 जो है वो इसके बारे में मेंशन करता है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थोड़े से याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके मेंस का टॉपिक भी है। ठीक, और इसका जो ट्रांसलेशन है यहाँ पर हिंदी पे भी दिया हुआ है, तो जो हिंदी मीडियम से लोग हैं वो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर कि 19 के सी पे दिया है, अनुच्छेद 43 है, प्रविष्ट 28 में समवर्ती सूची में भी उल्लेख किया गया है एनजीओस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से रिलेटेड। तो जो शेरिंग तोबगे हैं वो भूटान के पीएम अपॉइंट किए गए हैं। अब जो नए भूटान, इससे पहले भी ये पीएम थे, अब सेकेंड टाइम इनको अपॉइंट किया गया है शेरिंग तोबगे के। शेरिंग तोबगे इनका नाम है। और आपको बताना है, कल भी हमने एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे गेब्रियल अटल। तो जो आपके गेब्रियल अटल हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है कि वो रिसेंटली कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। कल ही हमने इसको न्यूज में डिस्कस किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में आपका पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है कि ये जो पर्टिकुलर पीएम या प्रेसिडेंट है वो कहाँ से अपॉइंट किए गए हैं। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि एक प्रीलियम स्पेसिफिक फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, जो ओल्डेस्ट टिग्रेस है इन द कंट्री, ST2 नाम है उसका, और वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो किसी डिसीज से सफर कर रही थी, तो इसकी कल ही डेथ हुई है। और ये कहाँ पे थी? सरिस्का टाइगर रिजर्व पे। ठीक है, इस टिग्रेस को ऑफन क्या कहा जाता है? राजमाता ऑफ सरिस्का भी कहा जाता है। अब ये कितने साल की थी? तो ये 19 साल की थी। ठीक है, नॉर्मली जो टाइगर्स का एज होता है वो 14 से 15 ईयर्स का इनका लाइफ स्पैन होता है, लेकिन अभी ये 19 साल तक जी चुकी है, इसलिए ओल्डेस्ट टिग्रेस कंसिडर की जा रही थी। देश, मतलब देश की ये ओल्डेस्ट टिग्रेस थी। और कहाँ पर पाई गई? सरिस्का टाइगर रिजर्व पे। अब हमारे लिए इस न्यूज पे क्या इंपॉर्टेंट है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर रिजर्व से या नेशनल पार्क से, सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके लोकेशंस आपको पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स में। तो डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी टोटल आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं एट प्रेजेंट। 54 टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया करेंटली। ठीक, तो ये जो टाइगर रिजर्व हैं वो किसके अंदर आते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। ठीक, और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था ना। तो इसके अंदर टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो कौन से हैं? 5 अभी जो है, देखते हैं कौन कौन से 5 टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। एक तो यहाँ पर माँ के सरिस्का टाइगर रिजर्व, जिससे रिलेटेड हमने न्यूज अभी देखी, राजस्थान पर है। फिर आ जाता है आपका रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ठीक, थर्ड है आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और फोर्थ है आपका रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अभी टाइगर रिजर्व बन चुका है। तो अगर हम देखेंगे कि जो 54th टाइगर रिजर्व है वो भी यहीं पर बना है, और यहाँ पर आपका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है ढोलपुर। तो इन दोनों के नाम पर ही पड़ा है आपका ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, अब आपके टाइगर रिजर्व और इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपके एग्जाम में आपको देखने मिलते हैं। जैसे इस बार का प्रीलिम्स जो कि 17 दिसंबर को हुआ था, उसमें ही आप देखेंगे किसी एक टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क की लोकेशन नहीं पूछी है, इसमें पूछ लिए आपसे 4। तो आपको इन चारों के लोकेशंस तो पता होने चाहिए, एक ही क्वेश्चन में 4 दे दिए हैं। ठीक, तो इसमें पूछा कि जो नोकरेक है, मानस है, सिम्पलीपाल, शेषचलम है, इनके लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे नोकरेक आप देखेंगे तो नोकरेक जो पार्क है वो कहाँ पर है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मेघालय पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, टोटल इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं, जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में आते हैं। जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है
इसका एक MAB प्रोग्राम है, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व करके एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। वैसे इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि जो यूनेस्को है इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक। इसके बाद से आप देखेंगे जो मानस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो मानस है आपका असम पे। फिर सिम्पलीपाल आ जाता है, सिम्पलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा पर है। और जो शेषचलम है, शेषचलम है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश पे सिचुएटेड है, इसके नाम से शेषचलम हिल्स भी है, ठीक। तो ये हो गए आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स के लोकेशन हमने देखा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अब एक अनाउंसमेंट किया गया है कि 6000 किलोमीटर्स के इलेक्ट्रिक हाईवेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी हाईवेज को बनाया जाएगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर। तो जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वहां पर 6000 किलोमीटर्स के इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने की बात की गई है नेक्स्ट 7 सालों में। तो यहाँ पर इसको क्यों प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एडॉप्शन किया जाएगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का और इलेक्ट्रिक बसेस का डिप्लॉयमेंट भी किया जाएगा। तो सेंटर का यहाँ पे टारगेट है कि 2030 तक, मेजरली आपको देखने मिलेंगे कि 2030 तक हमारे काफी सारे टारगेट्स हैं, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास, वो भी हमारे 2030 तक 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो 2030 तक काफी सारे टारगेट सेट किए गए हैं। अब यहाँ पे 2030 तक टारगेट है कि जो 8 लाख बसेस हैं, डीजल से चलने वाली जो बसेस हैं, उनको रिप्लेस करना है, किससे, इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस करना है, ऐसा टारगेट है, ठीक। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक हाईवेज कैसे होते हैं कि वहां पर काफी सारे इलेक्ट्रिक केबल्स मिलेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पास हो रहे हैं उनके लिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए यहाँ पर लाइंस बनी होती है जो ओवरहेड आपके, these highways will be equipped with charging infrastructure powered by green energy sources. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने में प्रॉब्लम आती है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो भी अब यहाँ पर बनाए जाएंगे, इससे इजी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एन ET रिपोर्ट, द इनिशिएटिव नोन एज विजन 2030 PM पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा इसको कहा जाता है, एक्सपेक्टेड टू कोइंसाइड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है यहाँ पर। अब इससे हेल्प क्या मिलेगी कि जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है वो भी कम होगा। तो इससे हेल्प क्या मिलेगी कि आपके जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है वो भी कम होगा। इसके बाद जो फ्यूल का कंजम्पशन है, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन है, वो भी आपको कम होगा, ठीक है। और इससे पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं अगर ये ऐसा हाईवे बनता है। अब ये कहाँ पे बनने वाला है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा सा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखते हैं कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये 5846 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे नेटवर्क है और लॉन्गेस्ट हाईवे नेटवर्क कंसिडर किया जाता है इंडिया का। 4 इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करता है, 4 हम बोल सकते हैं 4 इंपॉर्टेंट सिटीज जो कि आपकी कैपिटल सिटीज भी इनको कनेक्ट करता है, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद आता है आपका मुंबई, फिर यहाँ पे क्या आता है आपका चेन्नई, और इसके बाद से आता है कोलकाता। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल डेवलप कर रहा है। इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करता है। अब ये बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट सिटीज को ही कनेक्ट कर रहा है, इसके अलावा जो वहां पर इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, कल्चरल सेंटर्स है उनको भी कनेक्ट करता है। और इसका काम कब चालू हुआ था, 1999 में इसको अप्रूवल मिला था, ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो इनके टाइम पर इसको अप्रूवल मिला था और इसका टारगेट था कि 2006 तक इसको कंप्लीट करना है। बट ये कब कंप्लीट हुआ आपको याद रखना है, 2012 में, ठीक। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इससे जुड़ी हुई। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हम काफी सुनते हैं न्यूज पर। इसके बाद आता है नेक्स्ट न्यूज, तो हरमन क्रूज जो है, हरमन क्रूज को हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया गया है हॉकी इंडिया का, ठीक। हॉकी इंडिया तक का डायरेक्टर बनाया गया है इनको। आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉकी इंडिया एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हॉकी इंडिया जो है भारत में पुरुष और महिला दोनों फील्ड हॉकी के लिए सभी गतिविधियों की योजना, निर्देशन और संचालन करता है, ठीक है। दोनों ही मेंस हो चाहे विमेंस हॉकी टीम हो, दोनों का ही इन सारी एक्टिविटीज का संचालन किया जाता है इसके द्वारा। अब ये कब फॉर्म हुआ था, तो जब इंडियन हॉकी फेडरेशन था इसको डिसमिस कर दिया था 2008 पे, और 2008 पे डिसमिस करने के बाद इसको फाउंड किया गया था 2009 पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट ईयर है कि इसको डिसमिस करने के बाद से हॉकी इंडिया फॉर्म हुआ। तो करंट नेम आपको याद रखना है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है दिलीप तिर्के, ठीक है। दिलीप तिर्के जो कि हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, ये हैं, इनका फोटो यहाँ पर है, आप देखिए। एफिलिएशन इंडियन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से, हेडक्वार्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली पर। तो हॉकी इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, प्रेसिडेंट कौन कौन है अभी इसके, और ये कब फाउंड किया गया था, प्लस इसके हेडक्वार्टर्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है।
इसी बार का पेपर देखिए प्रीलिम्स का, तो उसमें हेडक्वार्टर पूछा था कि एमेट्योर इंडिया AKFI जो है इसके मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो आपको कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर बताना है कि जो इसके मुख्यालय है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि एक रिपोर्ट आया है एनसीआरबी। एनसीआरबी आपका क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है ऐसे क्राइम्स का रिपोर्ट निकालता है कि इंडिया में साल भर में या फिर कुछ सालों में कितने क्राइम्स हो रहे हैं। ठीक, उसका एक रिपोर्ट जारी करता है। तो इसमें ये कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है और डेटा के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की करवाई है। तो इसमें जो 22 और 23 के अकॉर्डिंग देश भर में इन एक्टिविटीज, महिलाओं से अश्लील हरकतें और गंदे कमेंट्स पास करने में मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है। तो क्या ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात है कि हमें गर्व करना चाहिए अपने आप पर? नहीं, देश भर में 25,000 मतलब लगभग 26,000 मामले आए हैं और उसमें से 10,000 से ज्यादा यानी कि 39 to 40% जो मामले हैं वो सिर्फ एमपी के हैं। अब सोचो कितना बड़ा नंबर है ये। आप देखिए कि कितना बड़ा नंबर है ये कि देश के लगभग 40% ऐसे मामले सिर्फ एमपी से हैं, मतलब एमपी टॉप में है। और उसमें भी आप देखेंगे कि इंदौर टॉप 6 में, जो शहर है देश भर में उसमें इंदौर टॉप 6 में आता है। ठीक है, तो आप इसको सोचिए कि जो 2011 का हमारा सेंसस है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, इंदौर had a literacy rate of 80.7%, 80.87% का लिटरेसी रेट है इंदौर का। और वो भी सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अगर एमपी का देखें। सबसे टॉप में आता है आपका जबलपुर लिटरेसी रेट के मामले पर। इंदौर जो कि सेकंड नंबर पर है, जहां पे लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कंसिडर किए जा रहे हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग, वहां पर ऐसी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इतने सारे एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स रह रहे हैं यहाँ पर और कमर्शियल सिटी कंसिडर किया जाता है। तो ऐसी जगह के लिए क्या ये टैग लेना इतना अच्छी बात है कि उसको ये टैग मिल रहा है? अब इसके लिए अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये रीजन हो सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ है। जैसे दिल्ली में भी आप देखेंगे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, क्राइम रेट भी सबसे ज्यादा है। अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है, लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ज्यादातर लोग अर्बन एरियाज पे रह रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन रीजन है। हो सकता है कि अलग-अलग जगहों से लोग, कैसे भी लोग यहाँ पे माइग्रेट करके जाते हैं, तो ऐसी हरकतें वो कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गया तो इससे भी क्राइम रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आपको सोचना है कि और क्या रीजंस हो सकते हैं इसके लिए कि क्राइम रेट यहाँ पे ऐसी तरीके का क्राइम रेट क्यों ज्यादा है। तो अब चलिए, अब उन लोग ऐसे लोग जो इंदौर में रह रहे हैं या फिर ऐसे लोग जो वहां पर रह रहे थे, उनको कमेंट सेक्शन पे बताना है कि इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आप ओपिनियंस पर भी ध्यान रखिए कि आपको अगर आसपास कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है। थोड़ा सा आपको रेशनैलिटी रखनी है। सिर्फ फैक्ट्स रटने से इंपॉर्टेंट नहीं है कि फैक्ट रटने से आपका एग्जाम निकल जा रहा होगा, लेकिन आपको थोड़े से ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है, रेशनल बनो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है भोपाल का लिटरेचर फेस्टिवल। तो जो भोपाल का लिटरेचर फेस्टिवल है ये आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, बस इतना ध्यान रखना है कि 12 से 14 जनवरी में भोपाल में ये 3 दिनों तक एक लिटरेचर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। बस इसमें और उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है हमारा प्रीलियम स्पेसिफिक। तो इंदौर का जो जू है, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहा जाता है जिसे, तो उसमें बुधवार को दोपहर जामनगर गुजरात से 2 अफ्रीकन जेब्रा को ऐड किया गया है। यहाँ पर 2 अफ्रीकन जेब्रा इंट्रोड्यूस किए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जेब्रा। तो ये किया गया है, कहाँ पर किया गया, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में। तो आज बस इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज थे, अब इसके बाद से नहीं है। आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमने वो डिस्कस कर लिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे हैं। आपको थोड़े आंसर्स भी देने हैं कमेंट बॉक्स में। उससे होता ये है कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आपको नहीं भी पता है तो वो आपको एक बार पता चलती है। आप जैसे ही सर्च करते हैं उसको और कमेंट सेक्शन पे वहां पर लिखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक ऐसी चीजें याद रहती हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली में। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर सेशन के साथ।